चलो बाबू, आप सबको इंसेंटिव में स्वागत करता हूँ। और आज हम लोग चैप्टर सॉल्यूशन क्लास 12 को आज एंड करेंगे। एक टॉपिक मेरे पास बचा हुआ है और मेरे पास टॉपिक है फॉन्ट ऑफ फैक्टर। तो फॉन्ट ऑफ फैक्टर पढ़ने से पहले एक चीज आपको और बता दूं कि हमारे पास एबनॉर्मल मोलिक्यूलर मास या फिर एबनॉर्मल मोलर मास होता क्या है, और आपको एबनॉर्मल मोलर मास पढ़ाने के बाद आपको हम तुरंत पढ़ाएंगे एसोसिएशन और डिसोसिएशन। एक दो बार हमसे क्वेश्चन पूछा गया है डाइमर क्या है और डाइमेराइजेशन क्या है, तो आपको हम डाइमर भी पढ़ाएंगे और डाइमेराइजेशन भी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले आपको सिखा दूं कि एबनॉर्मल मोलर मास हमारे पास है क्या। कहीं कहीं बुक में भी लिखा हुआ है एबनॉर्मल मोलिक्यूलर मास और कहीं कहीं लिखा हुआ है एबनॉर्मल मोलर मास। दोनों बात आपका सेम है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, दोनों सेम ही है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए एबनॉर्मल मोलर मास। चलो आप क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? पहले एबनॉर्मल मोलर मास, है ना। तो आइए, आप सब जानते हो बाबू, है ना, क्या जानते हो? तो हम लोग देखते हैं कि हमारे पास दो बात होती है, एक्स एक्सपेरिमेंटल होता है। जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल है उसको हम लोग कैलकुलेट करके निकालते हैं, और एक क्या होता है थ्योरेटिकल होता है। थ्योरेटिकल कहने का मतलब कैसे ही सोच विचार करके अनुमान लगाकर उसके वैल्यू को हम लोग रख लेते हैं, है ना। कहने का मतलब कि मान लो भाई हमसे कोई कहता है कि यहाँ से मिठापुर की दूरी कितना है, तो हम लोग यही बताते हैं कि करीब 2.5 किलोमीटर के आसपास होगा, है ना। परंतु जब उसको मापा जाए तो ऐसा नहीं है कि 2.5 किलोमीटर ही आएगा, एक्यूरेट कुछ और आ सकता है, या तो घट सकता है या फिर बढ़ सकता है। वैसा ही हमारे पास मोलर मास भी होता है, एक थ्योरेटिकल होता है और एक एक्सपेरिमेंटल होता है। और एक्सपेरिमेंटल को ही बोलते हैं कैलकुलेटेड, यानी कुछ जब कैलकुलेट करके ऑब्टेन किया है। ठीक है, एक बात और आपको समझा दूं, अभी तक जो लोग पढ़ करके आए थे, क्या पढ़ करके आए थे भाई? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और जो तक हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़े थे वो जितना मेरे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था वह था नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। हमारे पास सॉल्यूट दो को होता है, एक को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, एक को बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जो आयन में टूटता है। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जो आयन में ब्रेक नहीं करता है। तो जो आयन में ब्रेक कर जाए उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, और जो आयन में ब्रेक नहीं करता है उसे बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? तो अभी तक जितना हमने पढ़कर क्या, ग्लूकोज डिजोल्व किया, शुगर डिजोल्व किया और बहुत सारे डिजोल्व किए, तो जितना सब किया सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट किया। आज हम लोग करेंगे इलेक्ट्रोलाइट। तो पहले आपको कुछ इलेक्ट्रोलाइट से परिचित करवा दूं। हमारे पास कुछ इलेक्ट्रोलाइट एसिड होते हैं, कुछ बेस होते हैं और कुछ सॉल्ट होते हैं। आपको पहले ही पता करके लाए हैं या फिर नहीं याद आप कर पाए हो तो सुन लो। जो वैसे कंपाउंड जिसके आगे H लगा हो तो उसको हम लोग बोलते हैं एसिड। जिसके लास्ट में OH लगा हो तो हम लोग समझते हैं कि वह बेस है। और जिसके लास्ट में क्लोराइड, कार्बोनेट, ऑक्साइड, सल्फेट, सल्फाइड, ये सारे चीजें लगा हो उसे बोलते हैं सॉल्ट। तो हमारे पास कुछ कुछ जो है इलेक्ट्रोलाइट है, आपको दिखा दूं।
तो पहले देख लो भाई इलेक्ट्रोलाइट को और तब उसको हम लोग सारी बात को करेंगे। तो लो देखो भाई, हमारे पास एसिड भी इलेक्ट्रोलाइट होता है, बेस भी इलेक्ट्रोलाइट होता है और सॉल्ट भी इलेक्ट्रोलाइट होता है ना। तो जो हमारे पास एसिड इलेक्ट्रोलाइट होता है वह HCl होता है, H2SO4 होता है, HNO3 होता है। ये सब जो मेरे पास एसिड है वह इलेक्ट्रोलाइट है। जब इसको हम वाटर में डालेंगे तो यह आयन में ब्रेक हो जाएगा, और जब आयन में ब्रेक होगा तो यह कर देगा क्या, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करेगा। इलेक्ट्रोलाइट उसी को बोलते हैं कि आयन में ब्रेक करके इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाता है। हमारे पास कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एसिड मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करता है, व्हाई एसिड कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। आंसर होगा बिकॉज इन एसिड, या फिर ऐसे बोल सकते हो बिकॉज एसिड हैव हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन हैज अ टेंडेंसी टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वी नो दैट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H+ हाइड्रोजन आयन, एसिड कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। कहने का मतलब कि मेरे पास हाइड्रोजन आयन होता है एसिड के पास, और वह जो हाइड्रोजन आयन का गुण है कि वह इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाता है। तो वह हाइड्रोजन आयन के चलते जितना भी मेरे पास एसिड है वह करता क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाएगा। ठीक है, तो चलिए तुम्हारे पास हो गया। बेस में अगर देखना चाहते हो भाई तो ले लो NaOH है, KOH है, CaOH का ऑल्टवाइज है। ये भी आप देख रहे हो मेरे पास बेस है, और यह बेस मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक है। चलो कुछ सॉल्ट है, NaCl है, KCl है, NH4Cl है। ये सब जो आप देख रहे हो सॉल्ट है और इलेक्ट्रोलाइट है। अब ये ना बात करा इलेक्ट्रोलाइट का, तो आप लोग इलेक्ट्रोलाइट है क्या, तो यह हमारे पास ब्रेक करेगा आयन में, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करेगा। तो अभी तक जितना भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़कर क्या थे वह एक्टिव था हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और ये सब जो मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट है ये भी मेरे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को शो करता है। तो इस जब शो करेगा तो इसमें होता क्या है कि उसकी जो वैल्यू होती है नॉन इलेक्ट्रोलाइट वाली और ये मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट वाली, दोनों के वैल्यू में चेंज होता है। तो जो हमारे पास डिफरेंस आएगा उसी को बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। क्लियर? अगर आप पूछेगा एबनॉर्मल मोलर मास क्या है तो आप उसको उनको बता सकते हो कि हमारे पास एक होता है नॉन सॉल्यूट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट का जो मेरे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उसकी जो मोलर मास होती है वह हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट के मोलर मास में कुछ डिफरेंस आता है। तो इनके जो मेरे पास मोलर मास में डिफरेंस आते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं क्या भाई, एबनॉर्मल मोलर मास। कहने का मतलब कि एक होता है एक्सपेरिमेंटल, होता है थ्योरेटिकल। तो थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल दोनों में मेरे पास डिफरेंस होते हैं, तो जो मेरे पास डिफरेंस होता है उसी को बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। क्लियर? तो अगर आपसे यही पूछेगा तो इसका आंसर आप ऐसे ही दे दोगे। अब हमारे पास होती है कि ये जो मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है इसकी कंडीशन दो होती है, एक एसोसिएशन का, एक डिसोसिएशन का। तो एसोसिएशन किस कंडीशन में होगा और डिसोसिएशन किस कंडीशन में होगा, है ना। तो पहले हम आपको दिखाते हैं एसोसिएशन, फिर दिखाएंगे डिसोसिएशन। तो लो भाई एसोसिएशन, और ये मेरे पास क्या है, डिसोसिएशन। देखिए एसोसिएशन कहने का मतलब होता है क्या है कि वह जुटता है। एसोसिएशन क्या होता है, जुटता है, और डिसोसिएशन क्या होता है, टूटता है। तो एसोसिएशन मतलब आप याद रखोगे किसके मॉलिक्यूल्स ज्वाइन करेंगे, और डिसोसिएशन में क्या याद रखोगे, वो किसका जो मॉलिक्यूल मेरे पास है ब्रेक करेगा। डिसोसिएशन है अलग अलग होगा,
ये मेरे पास एसोसिएशन है, ज्वाइन करेगा। ठीक है, कैसे करेगा करके दिखाते हैं। पहले ब्रेक करा लो भाई। मान लो कि मेरे पास NaCl है, इसको ब्रेक करोगे तो Na प्लस और Cl माइनस, यानी कहना मतलब जब NaCl को हम ब्रेक किया तो मेरे पास Na प्लस Cl माइनस में ब्रेक हो गया। तो मेरे पास आयन क्या हो गया, 2 गो। पहले क्या था मेरे पास 1 गो, तो पहले था 1, बाकी ब्रेक होकर कितना हो गया, 2। यानी कि जो मेरा पास मोलर मास है डबल हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। एक और देख लो भाई, KCl है, K प्लस Cl माइनस, ए भी एक था, क्या हो गया, 2। तो इसी को बोलते हैं हम लोग डिसोसिएशन। जो ब्रेक कर रहा है डिसोसिएशन है। एसोसिएशन में क्या होता है, तो वह ज्वाइन करता है। कैसे करेगा भाई, तो लो हमारे पास एक है एसिटिक एसिड, इधर मिटा दो भाई, तो बनाने में आसान होगा। चलो भाई, 2 हम करते हैं, एक एसिटिक एसिड को और एक करेंगे हम लोग बेंजोइक एसिड को। तो पहले दोनों का फॉर्मूला दिखा दूं। एसिटिक एसिड और एक होता है बेंजोइक एसिड। जो हमारे पास एसिटिक एसिड है CH3COOH होगा और बेंजोइक एसिड क्या होगा, C5COOH होगा, है ना। 2 को लिया, दोनों को ज्वाइन करवाते हैं और आपको दिखाते हैं कि एसोसिएशन कैसे होता है, डिसोसिएशन कैसे होता है। आपको ना डिसोसिएशन दिखा दिया कि मॉलिक्यूल्स कर क्या रहा है, ब्रेक कर रहा है, और डिसोसिएशन में क्या होंगे, ब्रेक करेगा, और एसोसिएशन में मेरे पास क्या करेगा, ज्वाइन करेगा। आइए ज्वाइन करवाते हैं। तो लो भाई, हमारे पास CH3 हो गया, C हमारे पास 2 गो है, एक ऐसे ज्वाइन कर लो और एक ऐसे कर लो। देख लीजिए, एसिटिक एसिड बना रहा है। मेरे पास फार्मूला क्या है, CH3COOH, CH3 हो गया। मेरे पास यहाँ पर ऐसे है ना, तो कार्बन मेरे पास क्या गो है, 2 गो है ना, तो CH3 2 गो। चलिए, तो इसको डबल बॉन्ड से ज्वाइन कर लो भाई। पहले आपको दिखा दो अच्छे से। चलिए, तो इसको जब ज्वाइन कराओगे बाबू तो कैसे हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड दे दो और एक ऐसे दे दो, और ये जो मेरे पास होगा, चलिए ज्वाइन करा लो भाई। इसको फिर से ज्वाइन कर देते हैं, अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए, CH3 है, मेरे पास C है, इसको डबल बॉन्ड से कर लेते हैं और इसको ऐसे लगा देते हैं। एक बार फिर से दिखा देते हैं। CH3 C है, डबल ऑक्सीजन मेरे पास क्या, 2 गो, 1 गो 2 गो, कार्बन क्या, 2 गो, तो 2 गो, हाइड्रोजन क्या, 3 और 1 4 गो, 3 और 1 4 गो। इधर से भी हम उससे वैसा ही बनाएंगे। CH3 C हमारे पास है और यहाँ पर डबल बॉन्ड O से लगा लेंगे, AO रहेगा, H रहेगा। कहने का मतलब कि हम एसिटिक एसिड को 2 गो लगा दिया, ठीक है। और जब 2 गो लगाया तो यहाँ पर देख रहा हुआ कि ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक मेरे पास बॉन्ड क्रिएट करेगा। आपको पता है कि ऑक्सीजन मेरे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव और हाइड्रोजन मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन है। तो जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारे पास बॉन्ड बनाता है, उसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी से हमारे पास क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड मेरे पास बन रहा है, और हाइड्रोजन बॉन्ड सारे करता क्या है, 2 गैस मेरे पास क्या करता है, जुड़ जाता है। ऐसा ही दिखाते हैं बेंजोइक एसिड का। तो C6H5 है, C से ही ज्वाइन करेगा, डबल बॉन्ड रहेगा, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड रहेगा। इधर भी दिखा देते हैं, C6 रहेगा, H5 रहेगा,
सी रहेगा, एक डबल बॉन्ड रहेगा, ऊपर ऑक्सीजन, इधर हाइड्रोजन ले लो, लो ज्वाइन कर गया है। हाइड्रोजन बॉन्ड को 3 को डॉट लाइन से दिखाते हैं, दिखा दिए। तो यहाँ पर कर क्या रहा है कि 2 मॉलिक्यूल जुड़ रहा है। इसमें क्या देखें कि मेरे पास मॉलिक्यूल्स ब्रेक कर रहा है, तो जो मॉलिक्यूल्स ब्रेक कर जाए उसे बोलते हैं डिसोसिएशन, और जो मॉलिक्यूल्स ज्वाइन कर जाए उसे हम लोग बोलते हैं एसोसिएशन। तो मेरे पास क्या हो गया, एसोसिएशन हो गया, है ना। तो एसोसिएशन ज्वाइन करता है और एसोसिएशन मेरे पास क्या करता है, ब्रेक करता है। ठीक है, तो ब्रेक करने का मतलब मास दुगना हो जाएगा, इसका मतलब मास आधा हो जाएगा, है ना। और ये जो आप प्रोसेस देख रहे हो ज्वाइन करने का, इसी को बोलते हैं डाइमर। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, डाइमर। और जिस प्रोसेस से मेरे पास ज्वाइन करता है उसको बोलते हैं डाइमेराइजेशन। तो जिस प्रोसेस से करता है उसको बोलते हैं डाइमेराइजेशन, और कंपाउंड को बोलते हैं डाइमर। यानी जो मेरे पास क्या है, डाइमर कंपाउंड है। तो डाइमर क्या बोलेगा, वो जो एसोसिएशन है उसे बोलते हैं हम लोग डाइमर। ठीक है, अब आपको दिखाते हैं फॉन्ट ऑफ फैक्टर। तो अगर आपसे डाइमर और डाइमेराइजेशन पूछे तो आप आराम से उनको बता सकते हो। चलिए अब दिखाते हैं आपको फॉन्ट ऑफ फैक्टर है क्या। चलिए तो देखिएगा फॉन्ट ऑफ फैक्टर, है ना। तो फॉन्ट ऑफ फैक्टर पहले लिख लो भाई। चलिए फॉन्ट्स ऑफ फैक्टर, चलिए मेरे पास क्या आ रहा है, फॉन्ट ऑफ फैक्टर। तो मेरे पास फॉन्ट ऑफ फैक्टर है, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल आई से। किससे करोगे बाबू, स्मॉल आई से। किसको, तो फॉन्ट ऑफ फैक्टर को। और फॉन्ट ऑफ फैक्टर हमारे पास बहुत सारी चीजें दिखाते हैं। मेरे पास फॉन्ट ऑफ फैक्टर जो आई का जो मेरे पास वैल्यू है, यह रेशियो होता है एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बाय में कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। चलिए एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय में थ्योरेटिकल लिख दीजिए, थ्योरेटिकली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। है ना। तो एक्सपेरिमेंटल होता है कैलकुलेटेड और एक थ्योरेटिकल होता है। एक्सपेरिमेंटल मतलब वो कैलकुलेट करके ले आते हैं, और थ्योरेटिकल क्या होता है, उसको वो हम लोग ऐसे ही जो पहले से रखा हुआ अनुमान लगा के हो गया। इसी को एक और बोल सकते हो भाई क्या, तो कैलकुलेटेड मोलर मास बाय में ऑब्जर्व मोलर मास। आपके बुक में और सारी बात लिखा हुआ है, वो भी सही है, एक बार आप उसको देख लेंगे। ऐसे अगर बात कर ले तो एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, थ्योरेटिकल कोलिगेटिव, दोनों का मेरे पास रेशियो को बोलते हैं आई फॉन्ट ऑफ फैक्टर। और ये जो मेरे पास है कोलिगेटेड कैलकुलेटेड को मोलर मास बाय में ऑब्जर्व मोलर मास, है ना। इसी को हम ऐसे दिखाते हैं MC बाय MO। MC मेरे पास क्या है, कैलकुलेटेड मोलर मास, और MO हमारे पास क्या है, ऑब्जर्व मोलर मास। तो इन दोनों जो पास रेशियो होगा उसे क्या बोलते हैं, आई। ठीक है, तो मेरे पास आई है और मेरे पास O। तो आई का जो मेरे पास वैल्यू है, दो चीज होता है। एक जो हमारे पास आई का जो वैल्यू होता है इक्वल टू 1 होता है, एक जो मेरे पास आई का वैल्यू होता है ग्रेटर होता है, एक जो हमारे पास वैल्यू होता है आई का जो वैल्यू 1 से कम होता है।
यानी कि जो मेरे पास आई का वैल्यू कितना होगा, 1 के बराबर हो सकता है, आई का वैल्यू 1 से बड़ा हो सकता है, और आई का वैल्यू 1 से छोटा हो सकता है। तो जब हमारे पास आई का वैल्यू 1 से बड़ा हो, है ना, तो जब 1 से बड़ा हो तो उसको बोलते हैं हम लोग वह डिसोसिएशन में है, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं टूटते हैं, ये मेरे पास डिसोसिएशन का है। आई का वैल्यू 1 से कम होता है, इसको बोलते हैं एसोसिएशन का। एसोसिएशन का। और ये जो मेरे पास आई का वैल्यू है नो चेंज, जब चेंज नहीं करता है अनचेंज होता है, जब उसकी मोलर मास चेंज नहीं करेगी तो आई का वैल्यू 1 होगा। अगर 1 से ज़्यादा हो गया तो उसको बोलते हैं हम लोग डिसोसिएशन का, और 1 से कम हो गया उसको बोलते हैं हम लोग एसोसिएशन का। यानी आई का हमारे पास वैल्यू 3 होता है, आई इक्वल टू 1, आई ग्रेटर देन 1 और आई लेस देन 1। नो चेंज, डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ठीक है, चलिए एक बात आपको और दिखा दूं, और हमारे पास इंपॉर्टेंट रिलेशन है। हम लोग कॉलिगेटिव प्रोपर्टीज पढ़ कर के आए थे 4, पहले चारों को दिखाते हैं, उसके बाद यहाँ से एक आपको चेंज करके दिखाएंगे। चलिए तो देखिएगा कैसे कैसे हमारे पास है। तो एक आप पढ़ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मेरे पास जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ था, है ना। तो मेरे पास जो फर्स्ट था इसको बोलते हैं हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अगला हमारे पास क्या होता है भाई, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बढ़ा करके ले आए हैं। अगला जो हमारे पास होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और अगला हमारे पास होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। है ना, यानी हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ा करके ले आए हैं। अगर आप वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो जाकर देख लीजिएगा, कुछ करना है नहीं, वहां पर जाकर लिखिएगा यूट्यूब में चंदन सर इंसेंटिव मिल जाएंगे, देख लोगे बाबू। हम 4 पढ़ा करके ले आए हैं। क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, और एक हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो जो मेरे पास रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर हमारे पास क्या था, डेल पी बाई पी नॉट ए कर ले किए थे, इक्वल टू हमारे पास क्या था, एक्स मोल फ्रैक्शन। इसी को बोले थे वो पी नॉट ए माइनस में पी एस बाई पी नॉट ए इक्वल टू एक्स। डेल पी बाई पी नॉट ए, उसी को हम लोग ऐसे लेकर के आए थे रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। यानी दूसरे वाले को हम लोग क्या देखते हैं, डेल टीवी इक्वल टू हमारे पास क्या था हुआ के बी इंटू एम, और एम हमारे पास क्या थे, मोललिटी। इसी में आपको पता होगा डेल टी एफ था, इसकी जो मेरे पास वैल्यू थी के एफ इंटू एम थी, और ऑस्मोटिक प्रेशर को बोले थे पाई, और पाई बराबर हमारे पास क्या था, सी आर टी, है ना। क्या था हमारे पास, सी आर टी। तो चलिए, तो जब हम जाएंगे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में तो यहां पर लगा लेंगे आई। ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन है, और ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन आ रहे हैं वह हम लोग काम करेंगे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट के लिए। यानी वैसा सॉल्यूट जो मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करता है, आयन में ब्रेक होता है,
तो वैसे का जो हमारे पास उस टाइप का अगर मेरे पास सॉल्यूट हो तो उसकी जो मेरे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है इस रिलेशन से निकाल लेंगे, और जो मेरे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट है उसको हम लोग ऐसे जैसे ए है उससे निकालेंगे। और जब मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट का निकालना होगा तो सब में क्या कर लोगे, हुआ आई लगा लोगे, हो गया। और ये जो आई मेरे पास है फॉन्ट ऑफ फैक्टर है, और फॉन्ट ऑफ फैक्टर ऑफ आई है, और इसको हम बोले एक्सपेरिमेंटल बटा में ऑब्जर्व, इसी को बोलते हैं थ्योरेटिकल। एक्सपेरिमेंटल को कैलकुलेटर बोल सकते हैं, थ्योरेटिकल को ऑब्जर्व बोल सकते हैं। इसी को बोलते हैं आई बराबर MC बाई MO, और आई का वैल्यू आई इक्वल टू 1, आई ग्रेटर देन 1, आई लेस देन 1, तीनों बार में समझा दिए। तो चलिए हमारे पास ये आ गया एक्सप्रेशन। तो इस एक्सप्रेशन से हम कर सकते हैं तो क्वेश्चन बना सकते हैं। नहीं, फॉन्ट ऑफ फैक्टर मेरे पास जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का रिलेशन है वह यही है। एक बार फिर से बोल देते हैं, डेल पी बाई पी नॉट पी रिलेटिव वेपर प्रेशर क्या होता है, आई एक्स, एलिवेशन वैल्यू पॉइंट डेल टी बी आई के बी एम, इधर चलोगे तो डेल टी एफ आई के एफ एम, और इधर चलोगे वो तो पाई बराबर आई सी आर टी, है ना। यहाँ से आई निकालना होगा अगर तो इधर कर दीजिएगा, इसको इधर कर देंगे, जब इधर कर देंगे निकल जाएगा, है ना। तो आई का अगर वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन 1 आता है तो आप समझ जाओगे कि वह मेरे पास डिसोसिएशन का है। आई का वैल्यू अगर आपका 1 से कम है तो समझ जाओगे कि आपका एसोसिएशन का है, और आई का वैल्यू 1 के बराबर होता है तो मेरे पास क्या है, वह नो चेंज है, चेंज किया नहीं, ठीक है। ये सारी बात है हमारे पास। तो ये जो रिलेशन है काफी इंपॉर्टेंट है, और इसी के साथ हम करते क्या है कि आपका इस टॉपिक को एंड करते हैं, और आपको हम लोग ऑनलाइन क्लास के माध्यम से चैप्टर 2 पढ़ा चुके हैं बिल्कुल अच्छे से, एक सॉलिड स्टेट को और अगला हमारे पास सॉल्यूशन। इस बात हमारे पास चैप्टर खुलेगा और आगे हम लोग पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। चलिए लगातार हमारे साथ बने रहें यूट्यूब चैनल रिसेंटिव पटना के साथ, और आप लोग को हम लोग हमेशा बिल्कुल अच्छे से हेल्प करते रहेंगे। चलिए ठीक है बाबू, थैंक्स।